नमस्कार दोस्तों, सुनील सिंह ऑनलाइन क्लास में सबका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो इससे हम लोगों ने इसके पहले चाहे मॉडर्न का क्लास हो, चाहे हम लोगों ने मिडिवल का क्लास हो, आप लोगों ने जो भी क्लास, जिन लोगों ने भी इस ऐप को ज्वाइन किया था या जो उसने क्लास ज्वाइन किया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने लगभग हर टॉपिक में प्रयास किया था कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारा दृष्टिकोण हो उसको हम लोग डेवलपमेंट करें, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, चीज़ों को कैसे समझना है, ताकि आसानी से हम लोग कम मेहनत करके वो जो भी हमारे क्वेश्चन बने हम उनका जवाब दे लें। तो इसी तरह से हम लोग जो अब टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से एक नया सिलेबस का एक नया पार्ट हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कशन करने जा रहे हैं। और हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को भी मॉडर्न और मिडिवल की तरह, और यहाँ तक कि चूँकि समय के साथ कुछ परिवर्तन, तो इसलिए हम उसको और बेहतर, जो उसमें कुछ कमियाँ रह गई तो उस कमियों को और दूर करके हम लोग बेहतर ढंग से इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करें। और प्रयास करते हैं कि इसका जो भी टॉपिक हो उसको इतने अच्छे ढंग से कंप्लीट करें कि जैसे ही सवाल आए तो वो टॉपिक इतना हमारा अच्छा और इतने अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए कि क्वेश्चन देखते ही तत्काल हमको लग जाए कि नहीं, टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है और इसका आंसर एग्जैक्ट ये होगा। और ये चीज़ें बहुत आसान है, बहुत आसानी से हो जाएंगी। इसके लिए कोई ऐसी बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा मेहनत तो देखिए हर टॉपिक पे करना ही करना है, पर ज्योग्राफी के साथ सबसे अच्छी बात ये होती है क्योंकि ये मैप बेस्ड है। इसमें हम जो भी बातें करते हैं, जिन बातों पर डिस्कशन करते हैं, वो अधिकतर चीज़ें हमको मैप में दिखती हैं। या तो वहाँ किस तरह कतियों के बारे में हम विचार करते हैं, या तो वहाँ की जो भी चीज़ें वहाँ विशेषताओं के बारे में देखेंगे। हमसे कोई झील की बात करेंगे तो फिजिकली कहीं ना कहीं होगी। अगर कभी आप लोग घूमने जाते हैं या कभी आपको वहाँ कहीं जाने का मौका मिलता है, वो चीज़ आप देखते हैं तो जिससे आप रिलेट करते हैं, तो इसी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिलेंगी। चाहे कोई पर्वत हो, चाहे पठार हो, कोई नदियाँ हो, कोई झील हो, चाहे जो कोई प्रोजेक्ट हो, जो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य हमारा ये है कि हम लोग बेहतर से बेहतर इंडियन ज्योग्राफी के पूरे टॉपिक पर अपनी समझ बनाएं, बेहतरीन ढंग से, अच्छे तरीके से, एक सिस्टम से अपने आप को टॉपिक वाइज लिंक करें और प्रयास करें कि किस तरह से, देखिए, एक टॉपिक अगले टॉपिक से लिंक है और पिछले का जो पढ़ा हुआ है वो आगे कैसे हमारे लिए मदद करता है। और अगर कभी ऐसे सवाल आते हैं जो कि आपस में कोरिलेशन वाले होते हैं, कई टॉपिक जोड़े, तो उनको भी आप आसानी से जवाब दे लें। तो हम लोग आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग कोई टॉपिक नहीं स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग तो केवल सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे और किस क्रम से पढ़ेंगे, और मोटा मोटा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमारा काम चल जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो भारत के भूगोल में, देखिए भाई, तो भारत का भूगोल, तो सबसे पहले देखिए जो हमारा टॉपिक होगा, यहाँ से टॉपिक पाठ्यक्रम में, फिर हम लोग एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। तो जो हम लोग भारत का भूगोल की बात करें, नहीं भारत, सबसे पहले हम लोग भारत का एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ये देखिएगा, ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक सामान्य परिचय हुआ पढ़ेंगे। अभी एक एक में आएंगे, यानी कि हम लोग पूरे भारत को समझेंगे कि हमारा जो देश भारत है। देखिएगा, हम लोग इस समान परिचय वाले टॉपिक में इनके नाम, भारत देश के नामों पे, इसको हम लोग देखिए जम्बू द्वीप कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं। इसके लिए पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? इसके लिए पहली बार यूनानियों ने इंडस शब्द का प्रयोग किया। जो जो चीज़ें इस पर जुड़ती हैं, तो उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे, यानी कि इसके नामकरण पे बात करेंगे। फिर हमें भारत की स्थिति पे बात करेंगे कि अक्षांशीय दृष्टि से ग्लोब में कहाँ है, देशांतरीय दृष्टि से कहाँ है। फिर विस्तार की बात करेंगे, उत्तर दक्षिण विस्तार, पूरा पश्चिम विस्तार, पूरा क्षेत्रफल, जनसंख्या दृष्टिकोण से इसका क्या स्थान है विश्व में, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या स्थान है, हम इन सब की चर्चा करेंगे। उसके बाद विस्तार में हम उत्तर का द्वीप कौन है, दक्षिण का द्वीप कौन है, पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, दक्षिण में 2 मिलेंगे, कन्याकुमारी मिलेगी, इंदिरा पॉइंट, उन सब पर डिस्कशन करेंगे। तो ये सारा का सारा हम लोग विस्तार वाले टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन, यानी कि पहले के अंदर ये सब सेगमेंट होंगे जो अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम ये जो भारत में 29 राज्य हैं उन सब पे बात करेंगे, किन शासित प्रदेशों पे बात करेंगे, इन राज्यों का गठन किस ढंग से हुआ, राज्य पुनर्गठन पूरा पढ़ लेंगे, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, इन राज्यों के बारे में जान जाएंगे। फिर इन राज्यों की राजधानियाँ, ये राज्य में कौन कौन जो है लैंड लॉक्ड स्टेट हैं, जो जिनकी सीमा किसी देश या जल को नहीं छूती, उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कौन कौन लैंड लॉक्ड, किन किन राज्यों की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, यहाँ तक कि कौन कौन राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, किसकी पाकिस्तान के साथ, किसकी चीन के साथ, किसकी जो है आपका नेपाल के साथ, किसकी भूटान के साथ, किसकी म्यांमार के साथ, किसकी बांग्लादेश के साथ सीमा टच करती है, ये हम लोग देखेंगे। उन राज्यों को देखेंगे, ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के साथ बनाती है। फिर जलीय सीमा में जलीय राज्य कौन कौन है,
कुल मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है, पूरे भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है, भारत की कुल जलीय लंबाई कितनी है, ये देखेंगे। फिर समुद्र में जैसे हम लोग अपने तट से अगर आगे बढ़ेंगे तो टेरिटोरियल आपका जो सी मिलता है, कॉन्टेजियस सी मिलता है, ईजेड जो मिलता है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन मिलता है। उसके बाद और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हाई सी मिलेगा। तो कहाँ पर हमारा क्या क्या अधिकार होता है, क्या क्या दायित्व होता है, वो हम चीज़ें देखेंगे। तो ये जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो हमारा है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे भारत का समान परिचय। यानी कि हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पूरे इंडिया को, खासकर पूरे इंडिया के वर्ल्ड में क्या स्थिति है, उसके बाद इनका विस्तार, इनकी स्थितियां, इनका जो है जलीय सीमा, आप स्थलीय सीमा, मतलब राज्यों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, सीमाओं किसको रेड क्लिफ सीमा कहते हैं, किसको मैकमोहन कहते हैं, किसको डूरल लाइन कैसे कहते हैं, किसको जीरो लाइन कहते हैं, किसको AGPL कहा जाता है, किसको LOC कहते हैं, किसको LAC कहते हैं। सारा जो नाम, हम सब नामों पर डिस्कशन करेंगे, ये सब चीज़ देखेंगे। यानी कि हमने नॉर्मल तो मैंने आपसे कह दिया कि भारत का सामान्य परिचय, लेकिन इसके अंदर कम से कम हम लोग दो या तीन क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और एक एक चीज पर मैप बना कर, जैसे तेलंगाना कहाँ पर है, उसके तेलंगाना किन किन राज्यों को छूता है, कर्नाटक किन किन राज्यों को टच करता है, उस तरह से मध्य प्रदेश किन राज्यों को, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों को टच करता है, असम किन किन राज्यों को टच करता है, यूपी किन किन राज्यों को टच करता है, ये देखेंगे। भारत में दो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, क्योंकि भारत में आप लोग देखेंगे लगभग मध्य भाग से भारत के कर्क रेखा, तो भारत में कितने राज्य जो कर्क रेखा को से गुजरते हैं। इसी तरह से जो GMT से भारत का जो समय है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 5.5 घंटे आगे है। तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारत मानक समय भारत किन किन राज्यों से गुजरती है, ये सब देखेंगे। इस पर जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें कर्क रेखा, इसके अलावा हम लोग IST नेशनल टाइम, इन सब से गुजरने वाले राज्यों के बारे में, उनके आसपास कौन महत्वपूर्ण शहर है उनके बारे में, कौन महत्वपूर्ण राजधानी है उनके बारे में, महत्वपूर्ण राजधानी उनके स्थिति से सबसे दक्षिण में कौन राजधानी है, उत्तर में कौन, पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन, कभी कभी 4-5 बड़ी बड़ी राजधानी दे देंगे, बोले सबसे दक्षिणतम में कौन है, सबसे पूर्व में कौन है। तो ये जब जितनी बार आप मैप में मेहनत करेंगे उन सब का जवाब दे पाएंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है आपका समान परिचय, भी मैं इसको लिखूँ क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद बता दें, इतना हम लोग देखेंगे। उसके बाद भारत के भौतिक प्रदेश, अगला टॉपिक हमारा होगा भारत के भौतिक प्रदेश। कहीं नहीं पे देखिए लिखा हुआ है भारत भौतिक प्रदेश, और इसके अंतर्गत 4 बड़े बड़े टॉपिक हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद उत्तर का मैदानी भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय क्षेत्र एवं द्वीप। अब सोचिए कि इसके अंदर 4 टॉपिक हैं, और जब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पहले टॉपिक पर, उसके अंदर भी टॉपिक रहेगा ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज। तो इस तरह आप देखिए कि पूरे टॉपिक के अंदर टॉपिक, तो भी हम लोग इसको उठाएंगे, क्या क्या पढ़ेंगे सब लोग अलग देखेंगे, बस क्रम से देखते हैं। यानी पहले तो हम भारत को समझ लेंगे, फिर अगला क्या कि भारत के हम लोग भौतिक परिस्थितियां समझेंगे, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पठार है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे तटीय क्षेत्र है, ये सब चीज, कहाँ पे पहाड़ी है। यानी कि हमारा पहले तो हम इंडिया को समझें, पहले देखें कि हम हैं कहाँ पे, अपने स्थिति को समझें, फिर उसके अंदर जब हम लोग आएंगे तो इसके कौन कौन भौतिक प्रदेश, भौतिक परिस्थितियों के बारे में, उनके बारे में देखे जानेंगे, तो सेकेंड टॉपिक हो जाएगा। और थर्ड टॉपिक जो देखिएगा, इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और रहेंगे जो हमको मदद करेंगे। जैसे हम लोग दर्रा पढ़ेंगे, जैसे हम लोग ग्लेशियर पढ़ेंगे, जैसे हम लोग घाटी पढ़ेंगे। ये देखिएगा, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, दर्रा, ग्लेशियर, घाटियां, इन पे भी सवाल बनते हैं। तो इन पर भी भारत में कौन कौन दर्रा किन किन पहाड़ियों पर हैं, जास्कर पे कौन है, पीर पंजाल पे कौन है, देखिएगा महान हिमालय पे कौन कौन दर्रे हैं, सिवा उसके बाद आप अरावली पे कौन कौन दर्रे हैं, विंध्याचल में कौन कौन दर्रे हैं, पश्चिमी घाट पर्वत पे कौन कौन दर्रे हैं, अन्नामलाई और आपका नीलगिरी के बीच में कौन दर्रा है, कार्डोमाम और आपका नागरकोइल के बीच में सेनकुट्टा है, वहाँ पे पाल घाट है। तो इस तरह एक एक दर्रों को हम लोग देखेंगे। ग्लेशियर में भाई हम लोग देखें, भारत में मुख्य अल्पाइन ग्लेशियर हैं, वो ग्लेशियर हम लोग देख सकते हैं, बतुरा हो, बाल्टेरो हो, हिस्पार हो, पुनमा हो, रेंगमा हो, खारदोपीन हो, चुमुलुंगमा हो, साल्टेरो हो, उसके अलावा रेमो हो, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, जितने भी ग्लेशियर हम लोग देखेंगे वो सब ग्लेशियर, उसके गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, मिलाम हो, पिंडारी हो, जितने भी महत्वपूर्ण ग्लेशियर, औराबाड़ी ग्लेशियर हो, डोकरियानी ग्लेशियर हो, सब उत्तराखंड में, हिमाचल में चाहे पीर पंजाल
आपका वो हिमाचल में आपका सोना पानी जो भी ग्लेशियर हो वो सारे ग्लेशियर हम लोग देखेंगे। चंद्रनाहन ग्लेशियर हो, चंद्रभागा ग्लेशियर हो, तो सारे ग्लेशियर हम लोग हिमाचल में देखेंगे। उधर हम लोग अगर आएंगे सिक्किम में, तो सिक्किम में हम लोग देखेंगे भाई जेमू ग्लेशियर, लोनाक ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर वहां पे देखेंगे। आगे अरुणाचल प्रदेश में हम लोग आंगतो ग्लेशियर, पिचोंग ग्लेशियर, तो कुल मिला के ग्लेशियर पे देखेंगे। घाटी में से कश्मीर में मरखा घाटी है, कश्मीर घाटी है, उन पे देखेंगे हम लोग। नुब्रा घाटी है, सुरू घाटी है, हिमाचल में कांगड़ा घाटी है, कुल्लू घाटी है, सांगला घाटी है, पार्वती घाटी है, किन्नौर घाटी है, वास्पा घाटी है, बहुत सारी घाटियां हैं, पांगी घाटियां है, सारा घाटी हम लोग हिमाचल में देखेंगे। उत्तराखंड में हम लोग जब देखेंगे तो दून घाटी है, द्वार घाटी, काठमांडू में काठमांडू घाटी है, ऐसे बहुत सारी घाटियां। पश्चिम बंगाल में हम लोग देखेंगे तो न्योरा घाटी है, मणिपुर में आपका जुकू घाटी है, उस तरह हम लोग आपका अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश में है, कंबम घाटी हमारी तमिलनाडु में है, सांद घाटी केरला में है। तो ये सब हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये देखिएगा हमारा एक महत्वपूर्ण कुछ बिंदु रहेंगे, उन पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। देखिएगा यानी कि हम लोग पहले इनको समझ लें, फिर अपवाह तंत्र जब देखेंगे तो अपवाह तंत्र में भारत में जो दो प्रमुख अपवाह तंत्र, एक उत्तर भारत का और एक दक्षिण भारत का, इसको देखेंगे पहले समझिएगा। उत्तर भारत में भी 3 बड़े बड़े तंत्र हैं, एक सिंधु नदी घाटी तंत्र, गंगा नदी घाटी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और उसके बाद आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो इस टॉपिक को तब हम जाकर देखेंगे कि अपवाह तंत्र पूरा देखेंगे। अपवाह तंत्र के साथ साथ देखिए इसी में हम लोग परियोजना उसके बाद देखेंगे। जब नदियां जान जाएंगे तो प्रोजेक्ट समझ लेंगे। इसके साथ साथ झील यहीं पे देखेंगे, जलप्रपात यहीं पे देखेंगे, वाटरफॉल्स। तो ये सारे टॉपिक हम लोग कहाँ देखेंगे, इस वाले यानी कि हमारा जो चौथा पोर्शन होगा, बड़ा लंबा पोर्शन होगा, 7 अकाउंट का, इसमें 10-12 वीडियो बनेंगे हमारे, तब जाके हम पे इस पे कॉन्फिडेंस हमारा अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी लोग इसको एक एक उठा के देखें, मैंने अभी आपको बेसिक ऐसे बता दे रहा हूँ। अपवाह तंत्र के बाद देखिएगा, फिर उसके बाद हम लोग मानसून पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा मानसून, यानी कि जलवायु और मौसम में अंतर क्या होता है, फिर मानसून को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक है, एलिनो है, लालिनो है, चाहे जेट स्ट्रीम है, उन सब थ्योरी को पूरा पढ़ेंगे। तापीय थ्योरी, संकुचन थ्योरी को पढ़ेंगे, जेट स्ट्रीम थ्योरी पूरी पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में मानसून का आगमन पढ़ेंगे, उसका विस्तार पढ़ेंगे, फिर मानसून का विच्छेद कैसे हो जाता है, फिर मानसून निवर्तन का लौटना कैसे होता है। ये पूरा टॉपिक हम लोग कहाँ पे देखेंगे, मानसून पे देखेंगे। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए भाई मानसून के बाद अब आप देखिए हमारा अगला टॉपिक रहेगा भारतीय मृदा, मिट्टी। तो जब भारतीय मिट्टी के बारे में देखेंगे तो देखिए जब हम लोग वर्षा की मात्रा देख लेंगे और विशेषताएं यहाँ पर देख लेंगे तो आराम से यहाँ पर भारतीय मृदा वाले टॉपिक में देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बात मिट्टी कहते किसे हैं, यानी मृदा की परिभाषा, फिर मृदा का संगठन, फिर मृदा के प्रकार, हम लोग इसे मृदा मिट्टी कहते हैं, ये समझेंगे। मृदा के संगठन में मिट्टी में कैसे जैविक तत्व पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जल पाया जाता है, वायु पाया जाता है, उन सब टॉपिक में देखेंगे। खनिज पदार्थ में कौन कौन माइक्रो लेवल पे है, कौन मैक्रो लेवल पे, ये देखेंगे। जल में भी कौन गुरुत्वीय जल है, कौन केशका जल है, उन सब जलों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये सब टॉपिक हम लोग संगठन में पढ़ेंगे। मृदा के प्रकार में हम लोग जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पीट मृदा, ये सारी जो मृदाएं हैं उन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मृदा में यानी कि पहले मृदा की परिभाषा, मृदा कहते किसे हैं, फिर दूसरा मिट्टी बनी किससे, कैसे बनी है, फिर मिट्टी के बनने की प्रक्रिया हम लोग उसको पढ़ेंगे, यानी कि आपका सॉइल, उसके बाद मिट्टी की संरचना यानी कि सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे हम लोग, उसको पढ़ेंगे। फिर मिट्टी के प्रकार पढ़ेंगे, फिर मिट्टी की समस्या पढ़ेंगे, मिट्टी में क्या क्या समस्याएं हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। फिर समाधान के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसी समस्या क्या क्या समाधान करेंगे। इस पूरे टॉपिक में जो भारतीय मृदा है ये कम से कम नहीं तो 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, तब हमारा ये कहलाएगा भारतीय मृदा। देखिएगा उसके बाद भारतीय वनस्पति, इस टॉपिक को देखेंगे तो कहने का देखिए बड़ा फिर 2 लाइनों में लिखा हुआ है। फिर जब हम लोग इस पे आ जाएंगे तो भारतीय वनस्पति में प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, फिर भारतीय वनस्पति के प्रकार हम लोग देखेंगे। इसको सदाबहार वनस्पतियां हैं, पर्णपाती वनस्पतियां हैं, मरुस्थलीय वनस्पतियां हैं, पर्वतीय वनस्पतियां हैं और मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, ये सब देखेंगे। अब हम लोग जब सदाबहार के अंदर भी आर्द्र सदाबहार, अर्ध आर्द्र सदाबहार, शुष्क सदाबहार, पर्णपाती के अंदर भी अगर हम लोग जब देखेंगे तो उसके अंदर देखेंगे हम लोग आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, इनके अंदर कौन कौन वर्षा की मात्रा कितनी
हैं, कौन एरिया आता है, कौन कौन पेड़ पौधे आते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। दूसरा हम लोग मरुस्थली में भी देखेंगे किस तरह मरुस्थली में, एक तो मरुस्थली वनस्पति है ही, इसके अलावा सवाना तुल्य वनस्पति, एसटीपी तुल्य वनस्पति, ये सब हम लोग मरुस्थली में देखेंगे। मैंग्रोव वनस्पतियां, पूरा मैंग्रोव वन, उनकी विशेषता, किस तरह से हमारी वो रक्षा करते हैं, और किस तरह हमारे फेफड़े, उन सब पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। और उसके बाद पर्वतीय वनस्पतियां पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हिमालय के ऊपर में जब हम लोग जाएंगे तो कैसे पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय में वनस्पतियां का प्रकार चेंज होता है, उन सब पे डिस्कशन यहाँ पर मैप बना करेंगे। यानी ये तब जाके हमारा वनस्पति का केवल प्रकार कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग जब वन के प्रकार में आ जाएंगे तो वन 3 तरह के होते हैं, जो कि हमारे अभिलिखित वन है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है, उसमें 3 तरह के हैं, कंजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। तो कंजर्व में बायोस्फीयर रीजन बनते हैं, प्रोटेक्टेड में हम लोग देखेंगे तो नेशनल पार्क और आप सेंचुरीज होंगी, तो हम लोग बायोस्फीयर रीजन जितने हैं उन सब पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग लगभग 100 से प्लस जो है हमारे नेशनल पार्क है उन पे डिस्कशन करेंगे, लगभग 550 प्लस के हमारे अभ्यारण्य हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद तो इस टॉपिक में हम लोग यहाँ तक जाएंगे। इन सब के अलावा हम लोग यहीं पर ही देख लीजिएगा आर्द्र भूमियां पढ़ेंगे, जो कि रामसर समिट हुआ था 1971 में ईरान के शहर में, उस पर बात करेंगे। भारत उसमें 1982 में शामिल हुआ, हमारे कौन कौन रामसर समिट वाले साइट हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रवाल देखेंगे। तो इस सब टॉपिक पे हम लोगों ने जो बोला भारतीय वनस्पति, इसके अंदर बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हम लोग इसको खोलेंगे, देखिए कितना बड़ा टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर इन सब के बाद देखिएगा भारतीय वनस्पति, यानी कि हम लोग मानसून के बाद भारतीय मिट्टी समझ लेंगे, वनस्पतियों को समझ लेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा भारतीय कृषि। तो भाई हम लोग उसके बाद भारतीय कृषि पढ़ेंगे। देखिएगा जब हम लोग मिट्टी जान जाएंगे, वर्षा की मात्रा समझ गए, मिट्टी समझ गए, उसके बाद हम वहाँ पर एग्रीकल्चर कैसे होगा, यानी कि हम लोग भारतीय कृषि में पढ़ेंगे। तो भारतीय कृषि को हम लोग ऋतुओं के आधार पर 3 तरह से बांटते हैं, रवि, खरीफ, जायद। उसके बाद हम लोग उसके अन्य और भी प्रकार है, मिश्रित कृषि हम लोग जब लेके पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना, बहुत सारी कृषियाँ हैं। और कॉर्पोरेट कृषि हम लोग पढ़ेंगे, संविदा जिसको हम लोग कृषि कहते हैं, इसे कोऑपरेटिव कृषि हम लोग पढ़ेंगे, सघन कृषि पढ़ते हैं हम लोग, विस्तृत कृषि पढ़ते हैं, फार्मिंग कृषि पढ़ते हैं। कृषियों के बहुत सारे प्रकार हैं, व्यापारिक कृषि पढ़ते हैं, हम लोग कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं, वो सब पढ़ते हैं, कृषि के प्रकार पढ़ लेंगे। उसके बाद भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण फसलें, यानी खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, इनको पढ़ेंगे। उन फसलों में हम लोग पढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए गेहूँ, तो गेहूँ के लिए कौन कौन महत्वपूर्ण संस्थान है ये जानेंगे। फिर गेहूँ कौन कौन महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। सवाल यहीं पे बनता है, बताओ कौन सा कल्याण सोना किसकी प्रजाति है, या कुछ भी सब पूछा जाएगा। इस तरह की जो फसलें होंगी उनसे संबंधित संस्थान और उनकी महत्वपूर्ण प्रजातियां, और पूरे भारत में उनमें कौन कौन से राज्य किस क्रम से हैं, तब जाके हमारा फसलों वाला कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हम लोग एग्रीकल्चर में ये देखेंगे। इन सब के अलावा हम लोग हरित क्रांति पढ़ेंगे, उसका द्वितीय हरित क्रांति पढ़ेंगे, शुष्क क्रांति पढ़ेंगे, कई चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। उन सब के अलावा जब हम लोग पशुपालन में आ जाएंगे तो हम लोग श्वेत क्रांति या फ्लड जो ऑपरेशन था उसके बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे। इन सब के अलावा विभिन्न प्रकार के हम लोग पशुओं में खासकर गाय है, भैंस है, बैल है, बकरियां हैं, मुर्गियां हैं, इन सब की प्रजातियां, इन सब के अलावा महत्वपूर्ण केंद्र, उन सब पे डिस्कशन करेंगे। मुर्गी पालन, इन सब पे हम लोग देखेंगे, मधुमक्खी पालन, ये सारा हम लोग देखेंगे। तो ये तब जाके हमारा जो भारतीय कृषि एवं पशुपालन, इस टॉपिक को हम लोग ये नाम देंगे। और ये कम से कम 4 से 5 वीडियो हमारा कम से कम यही टॉपिक ले लेगा। तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे सवाल अब बनने शुरू हो गए हैं कि कौन सी बकरी की प्रजाति है, कौन सी भेड़ की प्रजाति है, ये ऊन जो प्राप्त हो रही है बताइए किस भेड़ की प्रजाति से प्राप्त हो रही है। तो इस तरह के जो सवाल बनेंगे, तो भारतीय कृषि और पशुपालन में हम लोग पशुपालन में सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसको हम लोग मिस नहीं करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। इन सब के बाद देखिएगा भाई भारतीय कृषि पशुपालन के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा पहले हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन। तो देखिए भाई खनिज संसाधन ये पढ़ेंगे। तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज हमारे कौन कौन है, और उनमें से किन राज्यों का कौन सा स्थान है, वो राज्यों का क्रम वाइज पढ़ेंगे। इन सब के अलावा कौन कौन महत्वपूर्ण खाने हैं, जावर की खान किसके लिए फेमस है, जादूगोड़ा की खान किसके लिए फेमस है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। देख लीजिएगा ऊर्जा संसाधन,
तो ऊर्जा संसाधन में हम लोग देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या थे। पहले हम लोग देखते थे तापीय ऊर्जा थी, जल विद्युत ऊर्जा थी, ये सब। इसके अलावा आपका ये सब हम लोग परंपरागत स्रोत थे। गैर परंपरागत हम लोग देखें तो कुछ और सौर ऊर्जा आने लगा, पवन ऊर्जा आने लगा, भूतापीय ऊर्जा आने लगा, सागरीय ऊर्जा आने लगी, ये सब हो जाएगा। उसके बाद एक नया शब्द है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जो किसी के विकल्प के रूप में आ गया हो, चाहे वो डीजल के विकल्प के रूप में बायोडीजल आ गया हो, चाहे वो पेट्रोल के रूप में इथेनॉल आ गया हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक आपका जो गाड़ियां आने लगी हैं, ये सब हमारे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन एनर्जी हो जाएगी, गैस हाइड्रेट हो जाएगा, कोल बेड मीथेन हो जाएगा। ये सब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन में, यानी परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत। और जब परंपरागत पढ़ेंगे, जब हम लोग कोयला वाला पढ़ेंगे, तो जो महत्वपूर्ण देखिएगा, इसमें जो भी महत्वपूर्ण कोयला के लिए एनटीपीसी सबके जो संयंत्र बने हुए हैं, उन सबको हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इन सबके जो पाइपलाइनें बनी हुई हैं, ठीक है ना, वो सारी पाइपलाइन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तब जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ऊर्जा संसाधन। उसके बाद देखिएगा भाई, अगला हमारा उद्योग, ये टॉपिक रहेगा। जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, देखिए लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जलयान उद्योग, वायुयान उद्योग, जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं देखिएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक के उद्योग, वो सारे फार्मास्यूटिकल उद्योग, वो सारे उद्योग हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग उद्योग टॉपिक को देखिए यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखिए उद्योग टॉपिक के बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा परिवहन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परिवहन है। इसमें हम लोग स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन सारे टॉपिक देखेंगे। स्थल परिवहन में अगर हम लोग देखें तो महत्वपूर्ण जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, उन सब पर डिस्कशन करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उन सब पर डिस्कशन करेंगे। जल परिवहन में अगर हम लोग देखें तो हम लोग बंदरगाह पे बात करेंगे। हम लोग जो महत्वपूर्ण या जल मार्ग है, इससे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मार्ग से जल मार्ग हैं। आपका आप देखते होंगे इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक आपका जलमार्ग वाटर नंबर 1 है। सादिया से लेकर वधुबरी तक, उसे कोल्लम से कोट्टाम, ये सारे जो अलग अलग जलमार्ग, 6 जलमार्ग हैं, उन सब पर डिस्कस करेंगे कि जल परिवहन में देखेंगे। फिर वायु परिवहन हम लोग पढ़ेंगे। वायु परिवहन में डिटेल में हम लोग जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो महत्वपूर्ण समय योजनाएं हैं, उड़ान सब योजना, उन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन सब के अलावा अगर हम लोग देखें रेल परिवहन, भारत में रेलवे का विकास टोटल हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग भारत में रेलवे गेज की लंबाइयां अलग अलग कौन कौन होती हैं, जो 17 जो जोन बने सारे, उन जोनों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जोनों के मुख्यालय देखेंगे। उन सब के बाद कोंकण रेलवे हम लोग देखेंगे। जो लग्जरी ट्रेनें चलती हैं भारत में, उन सब पे डिस्कशन करेंगे। बुलेट ट्रेन हो गई, मोनो रेल हो गई, जो भी रैपिड ट्रेन मेरठ तक जा रही है, उन सब पे डिस्कशन करेंगे। तो ये सब हमारा तब जाके हमारा परिवहन टॉपिक कंप्लीट होगा। और उसके बाद देखिएगा हम लोग का टॉपिक रहेगा जनजातियां। ये देखिए, उसके बाद भारत में जो जनजातियां हैं, अलग राज्यों में अलग अलग जनजातियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा टॉपिक है। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो लगभग 13 बड़े टॉपिक में हम लोग। अच्छा, जब हम लोग वनस्पति पढ़ेंगे तो यहीं पर देख लीजिएगा हम लोग भारत की वन रिपोर्ट पढ़ लेंगे, जो देहरादून से निकलती है हर 2 सालों में। उस वन रिपोर्ट के बारे में हम लोग इस पर डिटेल से देख लेंगे। तो अगर आप लोग समझिए बात को, तो ये 12-13 टॉपिक में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के हर सेगमेंट को टच करेंगे और प्रयास करेंगे अगर इसमें से जितने भी सवाल बनते हैं, ये क्लास को हम लोग कंपेयर करेंगे, उसके कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग करंट को केवल अपडेट करना है। एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे, ये हम लोग का उद्देश्य रहेगा। वो अलग बात है कि भाई कोई सवाल ऐसा आ जाए, लेकिन तब भी हमारा जो प्रयास है रहना चाहिए, अगर उसमें से 7 8 या 10 जितने भी सवाल आते हैं यूपीएससी में या अदर स्टेट सर्विसेज में, जो भी जितने भी सवाल आते हैं, ये प्रयास रहेगा कि सवाल लगभग गलत नहीं होने चाहिए, चाहे जो भी सवाल हो। तो ये देखिएगा, ये तो मैंने सिलेबस का एक मोटा डिस्कशन आपके सामने किया, यानी कि सामान्य परिचय, यानी पहले भारत के बारे में जानेंगे, फिर भारत की भौगोलिक जो भौतिक दशाएं हैं, कहाँ पर्वत, कहाँ पठार, कहाँ मैदान, कहाँ तटीय क्षेत्र, कहाँ पे द्वीप, उसको पढ़ेंगे।
फिर उसके अलावा इन सब के अलावा दर्रा, ग्लेशियर, घाटियां भी समझ लेंगे। फिर भारत में हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, पूरा हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदियों महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण झीलें पढ़ेंगे। उसके बाद जो जलप्रपात है, चाहे वो चंबल नदी में लोग पढ़ेंगे, मधार है, पुनीसा है, चुलिया है, सारे बहुत सारे जलप्रपात, नर्मदा नदी सॉरी है। इसके अलावा चंबल में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी सागर है, ये जब आपका प्रोजेक्ट में राणा प्रताप सागर है, इसके अलावा आपका जवाहर सागर, ये सारा जो भी हमारे सामने नाम आएगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो ये हम लोग हो जाएगा। जलप्रपात तो बहुत इंपॉर्टेंट, जलप्रपात में हम लोग देखेंगे गैर सोप्पा जलप्रपात है, ये सब लोग जो इनके बारे में डिस्कशन पढ़ेंगे। कुचकल जलप्रपात है, ये सब हो जाएगा। इसके अलावा हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा पर है, इंद्रावती पर हम लोग देखेंगे। आपका जलप्रपात है वो जो भारत का नियाग्रा फॉल्स कहलाता है, तमिलनाडु में पायकारा जलप्रपात, ऐसे बहुत सारे जलप्रपात हमारे यहाँ, उस सारे जलप्रपातों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक एक टॉपिक को देखिए, हम लोग जो इसको देख ले रहे हैं, इनमें से हम एक एक को पहले उठा रहे हैं, फिर एक एक पे डिस्कशन करेंगे और फिर उस पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको बस बताऊंगा क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे टॉपिक होगा उस टॉपिक को हम आगे कंप्लीट करेंगे। जैसे मतलब भारत का सामान्य परिचय, बस केवल इसको आप लोग एक ग्राफ इसलिए बना लीजिएगा क्योंकि जब हम लोग पढ़ें तो एक तरीका हमारे पास हो। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के नामकरण में चर्चा। इस पर जो भी कभी कभी बेसिक इंटरव्यू में खूब पूछा जाता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग भारत की स्थिति देखेंगे, फिर हम लोग भारत का विस्तार देखेंगे। भाई देखिएगा टॉपिक में स्थिति में हम लोग देखिए ये हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। फिर राजनीतिक दशा यानी कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, ये सब देखेंगे। ये सब पढ़ेंगे, उन सब की राजधानियां, ये राजनीतिक दशाएं देखिए, ये पढ़ लेंगे। सीमाएं पढ़ेंगे भारत की, सीमाओं में जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, ये जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। जलीय सीमा भी अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कहीं पर 6100 लिखे मेरे, कहीं 7516, सब लोग 5 हो गए, दोनों में क्या अंतर है, 2 चीजें देख लेंगे। स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर रहेगी। इसमें चीन के साथ कितना, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सब हम लोग देखेंगे, सीमा के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत मानक समय, इन पे जो राज्य है उनको देखेंगे। यहीं पर हम लोग जलीय सीमा की जहाँ पे बात कर रहे हैं, यहीं पर हम लोग देखेंगे समुद्री विस्तार, समुद्र में किस तरह से क्षेत्रीय सागर क्या है, टेरिटोरियल सी क्या है, ये अविच्छिन्न मंडल क्या है, अविच्छिन्न मंडल जोन क्या है, कॉन्टिजियस जोन क्या है, ये EEZ क्या है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, अनंत आर्थिक क्षेत्र क्या है, और ये हाई सी क्या है यानी कि उच्च सागर, कितने कितने दूरी पे है, ये 12 नॉटिकल मील, ये 24, ये 200, ये 200 से आगे, ये सब पे कहाँ पे कितना अधिकार, ये सब देखेंगे। लेकिन जब हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं देखिएगा, तो इसमें बड़ी चीज नामकरण पे, फिर स्थितियां पे, विस्तार पे, राजनीतिक दशाओं पे, सीमाओं पर, ये अपने आप में सीमा बहुत है। अब सीमा में हम लोग जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा भी हम लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखेंगे। उन सीमाओं का नाम, लंबाई, ये सब कुछ देखेंगे। तो इसमें हम इसी में हम लोग, चाहे वो डूरंड रेखा हो, चाहे मैकमोहन रेखा हो, चाहे वो LOC हो, चाहे LAC हो, चाहे AGPL हो, चाहे उसके बाद हम लोग त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा या जीरो लाइन हो, वो सब हम लोग सीमाओं को यहीं पे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं को, सीमाओं के बारे में देखेंगे। तो जाके नहीं, हमारा जो पहला टॉपिक था देखिएगा, तो पहला टॉपिक में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। और भी चीजें हैं, तो मैंने बेसिक आपको बता दिया, वो तो जो तब जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो इसी तरह हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करें, इसको हम लोग कहते हैं भारत का भौतिक प्रदेश। समझिए, तो भारत का भौतिक प्रदेश में इसको हम लोग 4 भागों में कहते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र देखिएगा,
प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का मैदानी भाग, तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह। ये देखिए, तो ये माना तो ये देखिए, ये 10.5, ये 18.6, ये 27.7 और 43.2। ये मैदान है भारत में, मैदान, फिर पठार, फिर पहाड़ी, और फिर ये भी जब उस पर डिटेल पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैदान मिलते हैं, फिर उसके बाद पठार, फिर पहाड़ी, फिर पर्वत। तो ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय पठार में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, मैदानी भी हिस्सा हो जाएगा, तटीय क्षेत्र एवं द्वीप तो बाद में तो एक अलग चीज़ हो गई। तो अगर हम लोग इन पे जब हम लोग बात करें, देखिएगा, तो जैसे हम लोगों ने कहा ये टॉपिक, तो इसके अंदर जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहले देखिए एक अलग टॉपिक रहेगा ट्रांस हिमालय, सोचिए, फिर महान हिमालय, मध्य हिमालय, इसी को लघु कहते हैं, और शिवालिक। देखिए, यानी कि इसके अंदर भी इतना हिस्सा रहेगा। ट्रांस हिमालय को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ है। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय की उस पार, यानी ITHZPT की उस पार को, जास्कर को छोड़कर जो कुछ भी है, जो यूरेशियन प्लेट में सब ट्रांस हिमालय रहेगा। चाहे इसमें पामीर का पठार हो, चाहे हिंदुकुश पर्वत हो, सुन लीजिएगा, सुलेमान पर्वत हो, चाहे किरथर पर्वत हो, चाहे तियनसान पर्वत हो, चाहे कुल्लूसान पर्वत हो, चाहे नानसान पर्वत हो, चाहे अल्तनसान पर्वत हो, चाहे कैलाश रेंज हो, चाहे मानसरोवर झील हो, चाहे काराकोरम हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे जास्कर हो। लेकिन हम लोग ट्रांस हिमालय बोलते हैं तो इसमें इतना कुछ ट्रांस हिमालय के अंदर पढ़ना है। जब हम लोग ग्रेट हिमालय पढ़ेंगे तो ग्रेट हिमालय के बारे में नंगा पर्वत से लेकर ना आपका नामचा पर्वत तक या सिंधु घाटी लेकर सिहांग घाटी तक लगभग ये 2500 किलोमीटर लंबा, 25 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 6000 मीटर जो एक जो है आपका ऊंचा औसत, जो ये हिस्सा, उसको हम लोग ग्रेट हिमालय कहते हैं। उसके बाद हम लोग मध्य हिमालय, लघु हिमालय को, इसके अंदर हम लोग पीर पंजाल, धौलाधर, रतनपीर, नागटीबा पहाड़ियाँ, मसूरी रेंज, महाभारत, ब्लैक माउंटेन, ठीक है, अबोर, उसके डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, सब हम लोग देखते हैं। शिवालिक रेंज के अंतर्गत हम लोग जब देखेंगे तो जम्मू पहाड़ियाँ, शिमला पहाड़ियाँ, इन सब के अलावा डुंडुआ पहाड़ियाँ, चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ, सोमेश्वर पहाड़ियाँ, सब शिवालिक का पार्ट रहेंगे। और किस तरह इन सब के बीच में ITHZ, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, और इन सब के अलावा हम लोग यहाँ पर HHF यानी कि आपके हिमालयन हिंज लाइन, जब इन सबको जब हम लोग समझने का प्रयास अगर हम लोग इस मैप पे देख करें तो कुछ ऐसा है। ये देखिए, ये देखिए, ये और ये कहलाएगा ITSZ, ये कहलाएगा MCT, ये कहलाएगा MBF, ये कहलाएगा HHF। ये देखते हो, ये है ग्रेट हिमालय, ये वाला पोर्शन, ये है मिडिल हिमालय, ये है शिवालिक रेंज, और ये है मैदानी भाग, प्लेन। आज के बाद कोई पूछे हिमालय के उस पर, ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, चाहे ये लद्दाख हो, चाहे काराकोरम हो, उसके बाद चाहे पामीर का पठार हो, कुल्लू सान, जितना भी सब कुछ है, ये सब कहलाएगा ट्रांस हिमालय, यानी इस पोर्शन में हम लोग देखेंगे। उसके बाद ग्रेट हिमालय ये है, मिडिल हिमालय ये है, शिवालिक रेंज ये है, और आप देखा जाए तो ग्रेट हिमालय जो ITHZ MCT के बीच में है, ये MCT MBF के बीच में है, MBF और HHF भी सब क्या है, सब घाटियां हैं। इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा, तब जाके हमारा ये जो पहला टॉपिक है ये कंप्लीट होगा, जिसको हम लोग कहेंगे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक रेंज। आप समझ सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को देखें, अगर हम लोग इस टॉपिक को देखें तो इसके दो हिस्से हैं, देखिएगा। एक तो कहेगा मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरा कहलाएगा दक्कन का पठार।
जब कभी मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात आ जाएगी, इसका मतलब हमको इसमें डिस्कशन करना रहेगा अरावली का, मालवा के पठार का। उसके बाद हम लोग इस पे जो डिस्कशन करेंगे देख लीजिएगा, बुंदेलखंड के पठार का, बघेलखंड के पठार का, अरावली मालवा का। यहाँ पे विंध्याचल भी देख लेंगे, इसी में विंध्याचल पहाड़ियाँ। उसके बाद देखिएगा हम लोग इस पे हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीलांग का पठार देख लीजिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बिलांग का पठार। बीच में यहाँ पर आपका मेवाड़ भी देखेंगे, भंडेर भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। दक्कन के पठार में अगर हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पे सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट पहाड़ियाँ। उसके बाद महाराष्ट्र का, इसको हम लोग कहते हैं दक्कन ट्रैप, ये हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र का पठार। तेलंगाना का, कर्नाटका का, तमिलनाडु का, उड़ीसा में दंडकारण्य का, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान। उसके बाद मैकाल का पठार। ये सारे पठार देखेंगे, तब जाके हमारा ये प्रायद्वीपीय जो पठार हमने शब्द नाम दिया तब इसको कंप्लीट करेंगे। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसको हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो एक एक हम लोग यही आपको 2-3 वीडियो हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसमें जितना डिटेल में ये पढ़ेंगे उससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर ये है। यहाँ पे हम लोग अलग अलग अरावली हो, चाहे काठीवाड़ का पठार हो, चाहे मालवा का पठार हो, चाहे विंध्याचल की पर्वत की बात हो, चाहे बुंदेलखंड की बात हो, चाहे भंडेर का पठार, चाहे बघेलखंड का पठार हो, चाहे मैकाल का पठार, चाहे छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन वाला इलाका हो, चाहे दंडकारण्य के पठार की बात, चाहे छोटा नागपुर पठार की बात, चाहे कार्बिलांग पठार की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात, चाहे तमिलनाडु पठार हो, चाहे कर्नाटक पठार की बात, चाहे महाराष्ट्र पठार की बात हो, चाहे सतपुड़ा की हो, चाहे पश्चिमी घाट, चाहे पूर्वी घाट, तब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये सेगमेंट देखिएगा, ये हमारा टॉपिक तब जाके कंप्लीट होगा। अब ये जो उत्तर का मैदानी भाग है देखिएगा, इसके भी दो हम लोग पढ़ने तरीके दो रहे। एक तो नदियों के आधार पर हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, भाभर, तराई, बांगर और खादर के मैदान एक तरफ तो ये देखेंगे, और दूसरा जब भारत में देखेंगे तो उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, कहां से कहां के बीच में है, निम्न गंगा का मैदान, ये देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको पढ़ेंगे, और राजस्थान बांगर, ये पढ़ेंगे पूरा। तब जाके हमारा पूरा उत्तर का मैदानी भाग कंप्लीट होगा, इसको हम लोग देखेंगे। फिर ये देखिएगा, इन सब के बाद हमारा टॉपिक आएगा तटीय क्षेत्र एवं द्वीप। समझिए बात को, तटीय क्षेत्र में हम लोग देखें, तट में अगर हम लोग देखें, तट में जब देखेंगे तो कहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर ये कहलाएगा तट के रूप में हम लोग पश्चिमी तट, नागर कोई अलग करता है पश्चिमी तट पूर्वी तट को, तो यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी के नहीं, यानी कच्छ का तट, यहाँ पे भावनगर से लेकर दीव तक ये देखिएगा आपका कहलाएगा काठियावाड़ का तट, ये सौराष्ट्र का तट, ये कोंकण का तट, ये कन्नड़ का तट, ये आपका देखिएगा मालाबार का तट, ये कोरोमंडल या कोरोमंडल तट या पायन का तट, ये देखिए कि भाई आपका आंध्रा वाला उत्तरी सरकार का तट, यहीं पे रायलसीमा है का पठार तट भी है, यहाँ पर उत्कल का तट या उत्तरी सरकार का तट, और ये आगे देखिएगा डायमंड हार्बर का तट। तो तटीय क्षेत्र में सब तटों के बारे में हम लोग विशेषता, कौन कटाचार, दोनों तटों के बारे में अंतर, ये सब कुछ पढ़ेंगे। पश्चिमी तट पूर्वी तट में अंतर क्या क्या है, लंबाई को लेकर, विस्तार को लेकर, बंदरगाहों को लेकर, कटाफटे को लेकर, सब कुछ हम लोग देखेंगे, ऊंचाई को लेकर सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे तटों के बारे में। अगला क्षेत्र इसी में है द्वीपीय क्षेत्र। तो द्वीप में हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये दो देखेंगे। कौन प्रवाल द्वीप है, यहाँ पर 3 द्वीप है प्रवाल वाले, चाहे निकोबार में जो कार निकोबार हो, चाहे पालमिलो हो, चाहे चोरा हो, यहाँ पे 3 प्रवाल द्वीप हैं। ये तो लगभग पूरा ही प्रवाल द्वीप की तरह से है। यहाँ 10 डिग्री चैनल क्या है, कोको पास क्या है, डंकन पास क्या है, सोम्ब्रेरो चैनल क्या है, प्राइस चैनल क्या है, सेंट जॉर्ज चैनल क्या है, ग्रैंड चैनल क्या है, सब हम लोग यहाँ देखेंगे। और यहाँ पर 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11
कैटेगरी जो चैनल है उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ये देख लेंगे। इनके अलावा तटीय क्षेत्र में इन तटों पर और बहुत सारे जो द्वीप है, 40-50 द्वीप, उन सबको बारे में देखेंगे। तब जाके हमारा ये तटीय क्षेत्र एवं द्वीप समूह का टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। तो आप समझिए, जो भारत का भौतिक प्रदेश है, अगर हम लोग इसी को ही देखेंगे तो कम से कम जो मेरा अपना आइडिया है, दो वीडियो में तो मिनिमम ये तक कंप्लीट होगा, 2 से 3 वीडियो में ये होगा, 1 वीडियो में ये होगा, और कम से कम 3 वीडियो में ये होगा। तो 3, 3, 6, 2, 8 और लगभग 9-10 वीडियो में तो यही टॉपिक हमारा अच्छे से कंप्लीट होगा, जब हम लोग बेहतर से करेंगे। जब हम लोग उसमें अगर वीडियो संख्या थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे तो यही आपका 10 जगह पर 7-8 में हो जाएगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाएंगे, ताकि हम लोग के लिए पढ़ने में जब हम लोग बैठे तो एक टॉपिक को कंप्लीट कर लें। ठीक, तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक था। फिर मैंने कहा था इसके बाद हमारा कुछ, मैंने बताया था आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। महत्वपूर्ण में दर्रा, ग्लेशियर, इसलिए क्योंकि ये सब पर्वतों जो पढ़े उन्हीं से जुड़े हुए हैं, और आपका घाटी। तो दर्रे में अगर हम लोग देखेंगे, देखिए भाई दर्रे को, तो उत्तर भारत में अगर हम लोग देखें तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग सबसे पहले ऊपर काराकोरम में देखें तो वहीं से हम लोग मिंटिक दर्रा, अगेहिल दर्रा, खुसरेब दर्रा, काराकोरम दर्रा, लनकला दर्रा, चांगला दर्रा, छांगला दर्रा, इमिसला दर्रा, ये सारे दर्रे हम लोग तो जम्मू कश्मीर में ऊपर ही देख रहे हैं। इसके बाद चारडिंगला दर्रा, खारडुंगला दर्रा, इन सब के अलावा जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बोमडिला दर्रा, सॉरी बुर्जिल दर्रा के बाद फिर बड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा, इसके अलावा पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सारे जो दर्रे आप देख रहे हैं ये सब कहाँ पर है? सब उत्तर में है। उधर और देखेंगे, बढ़ेंगे तो वहां पर नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा, बोमडिला दर्रा, बोमला दर्रा, यंगयाब दर्रा, दीफू दर्रा। दक्षिण में चले जाएंगे तो भोर घाट, और उसके बाद आपका थाल घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा दर्रा। अरावली चले जाएंगे तो अरावली में गोरान घाट, गोतांग घाट, देवरा, दिसुरी, पीपली। अब आप समझ सकते हैं सारे महत्वपूर्ण दर्रे हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो जो मैं दर्रा बता रहा हूँ सारे दर्रों को हम लोग यहाँ देखेंगे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जो दर्रे होंगे, जिन जिन पहाड़ी पर होंगे, जिनको जिनको जोड़ रहे होंगे, तो उन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक एक टॉपिक पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए कौन दर्रा किसके लिए फेमस है, सब कुछ हम लोग यहीं पे टॉपिक पे देखेंगे। ग्लेशियर, उस तरह ग्लेशियर, तो ग्लेशियर देखिए क्या है, ये कि थोड़ा ऊंचाई पर पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो ग्लेशियर, जो भी ग्लेशियर होंगे जो कि काराकोरम से स्टार्ट होंगे, चाहे वो बतुरा हो, उसके बाद चाहे हिस्पार हो, चाहे पुनमा हो, खारदोपिन ग्लेशियर हो, बियाफो ग्लेशियर हो, देखिएगा जितने भी ग्लेशियर वहाँ पर हैं। उसके बाद बाल्टेरो हो, रेमो हो, सियाचिन हो, साल्टेरो हो, ये सारे ग्लेशियर हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग उत्तराखंड में गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, मिलाम हो, चौराबाड़ी ग्लेशियर हो, डोकरियानी ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर उत्तराखंड में हो जाएंगे। वो आपका कहाँ पर, ये सिक्किम में आपका जेमू ग्लेशियर हो जाएगा, लोनक ग्लेशियर हो जाएगा, राथोंग ग्लेशियर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग अगर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो आंगतो ग्लेशियर हो जाएगा और पिचोंग ग्लेशियर हो जाएगा। तो सारे ग्लेशियर हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे। उसी तरह जब घाटी में आएंगे, जम्मू कश्मीर में चाहे मरखा घाटी हो, सुन लीजिएगा, चाहे कश्मीर घाटी हो, चाहे सुरू घाटी हो, चाहे नुब्रा घाटी हो। नुब्रा घाटी सियाचिन में, सुरू घाटी में करगिल है। इसके अलावा आपका मरखा घाटी में लेह लद्दाख वाला, कश्मीर घाटी तो आप जानते हैं ये पीर पंजाल और के मध्य हिमालय के बीच स्थित है। यहाँ पर ही तो श्रीनगर है, डल झील है, झीलम नदी बहती है। तो सारा कुछ सब लोग घाटियाँ यहाँ देखेंगे। उस तरह हम लोग अगर हिमाचल में आ जाएंगे तो कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, जितनी भी घाटियाँ यहाँ पर है, किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, और उसके अलावा आपका यहाँ पर पार्वती घाटी, की सारी घाटियाँ हम लोग हिमाचल में देखेंगे। उत्तराखंड में बताया दून घाटी, द्वार घाटी देखेंगे। नेपाल में हम लोग काठमांडू घाटियाँ हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हम लोग देखेंगे तो न्योरा घाटी है, मणिपुर में जुकू घाटी है, आंध्र प्रदेश में आपका अराकू घाटी है, तमिलनाडु में कंबम घाटी है, केरला में शांति घाटी है। तो इतनी महत्वपूर्ण घाटियां हैं वो सब लोग कवर करेंगे। तो आप समझिए इस टॉपिक में हमारे कम से कम 3 वीडियो, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, ये 3 वीडियो हमारे अलग से अलग अलग टॉपिक पे जाएंगे। हम लोग इन पे डिस्कशन करेंगे, तब जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें अपवाह तंत्र, देखिए इस टॉपिक में जब हम लोग बात करते हैं तो उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय पट, प्रायद्वीपीय भारत,
ये देखिए, अगर हम इसको समझने के लिए प्रयास करें, देखिए ये, तो ये मानसरोवर झील है, यहाँ से सिंधु नदी, ये देखिएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी और ये सतलज है, 3 नदियां निकलती हैं। तो हम लोग इस पूरे उत्तर भाग पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। एक तो सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि सतलज इसी का पार्ट है तो इसलिए अगला हमारा रहेगा गंगा नदी तंत्र। देखिए समझने के लिए, अब देखिए सिंधु नदी देखेंगे ये, तो सिंधु नदी ये हो जाएगी। अब हम लोग सब सिंधु पढ़ेंगे तो यहाँ पर श्योक है, नुब्रा है, गिलगिट है, स्वात है, गोमल है, टोचन है, ये सारी नदियाँ। इधर से हम लोग देखेंगे तो ये सुरु नदी है, ये सब अब सियार नदी है, सिंगार नदी है, सोहन नदी है, ये सब सिंधु की सहायक नदियां हैं। देखिएगा उन सब के अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखिए झेलम ऐसे गई है, ये चिनाव अभी रहेगी, ये रावी रहेगी, उसके बाद ये सतलज आई है, सतलज में ब्यास आई है, सब मिलती हैं यहाँ पर और ये गिरती हैं। ये कहलाएगा सिंधु नदी तंत्र। जब कभी हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे तो सिंधु नदी पढ़ेंगे, झेलम पढ़ेंगे, चिनाव पढ़ेंगे, रावी पढ़ेंगे, ब्यास पढ़ेंगे, सतलज पढ़ेंगे। इसमें ब्यास केवल भारत में उत्पन्न होती है, भारत में ही जाके मिल जाती है, खत्म हो जाती है सतलज नदी में। बाकी और सब जहाँ जहाँ बहती है सबके नाम, उपनाम, उत्पत्ति स्थान, लंबाई, सबके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ये हो जाएगा। ये देखिए कि हमारा कहलाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जब निकलते सांगपो कहते हैं, यहाँ दिहांग, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे जमुना, उसके बाद आगे जाके पद्मा के नाम जानिए। तो सब इसके अलग अलग नाम हम लोग देखेंगे। इसकी सहायक नदी में देखिए भाई दिबांग है, लोहित है, कपली है, ये सब धनश्री सब नदियां हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे, देखिए सुबनसरी है, अमो है, रंगित है, ये सब रंगित यहाँ हो जाएगी। इसके बाद ये पथुमारी है, पगलाद, ये सारी नदियां हो जाएंगी। तो सब इसकी कहलाएंगी, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहलाएगा। उसके अलावा देखिए एक नदी देखिए ये आती है उत्तराखंड से, ये ऐसे जाती है, ये इसमें जाके मिलेगी, ये गंगा रहेगी। अब इसकी सहायक यमुना है, यमुना की सहायक नदी चंबल है, ये बेतवा है, इसकी केन है, इसकी टोन्स है, इसकी यहाँ देखिए गंगा की हो जाएगी, दोनों गंगा की हैं, टोन्स और सोन है। यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये घाघरा हो जाएगी, ये गोमती हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ से ये शारदा सरयू हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, इसमें ये राप्ती मिल जाएगी। उसके बाद फिर ये गंडक है, ये कोसी है, ये महानंदा है, सारी नदी देखेंगे तो कहलाएगा गंगा नदी तंत्र। तो जब हम गंगा नदी तंत्र का नाम लेते हैं तो हम लोग गंगा की उत्पत्ति जब होगी तो कैसे भागीरथी के नाम से निकलती है, भिलंगाना नदी इसमें आके मिल जाती है, तब उसका नाम इसका आगे, उसके बाद भागीरथी पड़ जाएगा। फिर आगे देव प्रयाग में जब अलकनंदा आके मिलेगी, और अलकनंदा में पहले जो पंच प्रयाग बनेंगे उन सबको हम लोग पढ़ेंगे, तब वहाँ से गंगा हो जाएगी, हरिद्वार से मैदानी भागों में आ जाएगी। और फिर किस तरह इसमें हम लोग देखेंगे आगे चलकर, हम लोग दाहिनी तरफ देखेंगे तो इसमें यमुना और टोन्स और सोन मिलेगी। बाएं तरफ देखेंगे तो क्रमशः पहले राम गंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, फिर कोसी है, फिर आगे महानंदा है, ये सब नदियां इसमें जाके मिलती हैं। ये हमारा अपवाह तंत्र में हमारा जो हम लोग पढ़ेंगे तो 3 बड़े बड़े तंत्र हैं, एक सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तब हमारा जाके पूरा उत्तर भारत का कंप्लीट होगा। और प्रायद्वीपीय भारत में अगर हम लोग देखेंगे इसके 2 पार्ट कर देंगे। एक देखिए ये वाला हिस्सा कहलाएगा अरब सागर और ये कहलाएगा बंगाल की खाड़ी। ये देखिए, तो अगर हम लोग अरब सागर में देखें तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले भादर है, सतरंजी है, उसके बाद हम लोग यहाँ से गोवा में देखेंगे तो भाई मांडवी है, जुआरी है, राचोल है, ये सब नदियां हैं। कर्नाटक में देखेंगे काली है, गंगावेली है, बेड़ती है, सरावती है, नेत्रवती है, त्रादरी है। केरला में हम लोग देखें तो केरल में आपका पुन्नानी है, भारत पूजा है, पंबा है, ये सब नदियां केरल में, पेरियार सब केरल में हो जाएंगी। ये सब यहाँ हम लोग देखेंगे, सब नदियों के नाम हम लोग देखेंगे। वैसे अगर हम लोग यहाँ देखें पहले तो ये हुगली नदी हो जाएगी, उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी है, बैतरणी रेखा नदी है, ब्रह्माणी है, महानदी है, बंसधारा है, ऋषिकुल नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, पलार है, वैगई है और तानपर्णी है। तब आप देखेंगे कि ये सारी नदियां हमारे बंगाल खाड़ी में होंगी, तब जाकर आपको कॉन्फिडेंस आएगा।
मतलब जब हम रिवर की बात करेंगे तो कहने पे है कम से कम हम लोग देखिए 100-200 रिवर का नाम तो ऐसे जान गए, और जब हम लोग गोदावरी कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, तो इसके अंदर भी 15-15, 20-20 रिवर पढ़ेंगे, तब जाके हमारा रिवर टॉपिक कंप्लीट होगा। नहीं कि हमारा अपवाह तंत्र में उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो नदियां हैं, इसको पहले हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग इसको देख लेंगे और इसमें कम से कम हमारे 3 से 4 वीडियो बनेंगे। उसके बाद जब हम लोग अपवाह तंत्र, तब हमारा अपवाह तंत्र का अगला पोर्शन रहेगा परियोजना। यानी जब रिवर पढ़ लेंगे तो इन रिवर में कौन कौन प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। कहाँ पे इदुक्की परियोजना है, कहाँ पे हम लोग जो भी परियोजनाओं का हम लोग नाम देखेंगे, कहाँ पे नागार्जुन सागर परियोजना है, कहाँ पे दामोदर घाटी परियोजना है, कहाँ पे हमारा हीराकुंड बांध है, सब जो हम लोग देखेंगे सब इसी प्रोजेक्ट में देखेंगे, यानी परियोजना देखेंगे डिटेल में। उसके बाद हम लोग देखेंगे झील, जो भारत में जो भी महत्वपूर्ण झीलें हैं देखिएगा, चाहे जम्मू कश्मीर से अगर हम लोग शुरू करें तो चाहे वहाँ तोसोमरारी झील हो, चाहे पंगोंग तोसो झील हो, चाहे वेरीनाग झील हो, चाहे शेषनाग झील हो, चाहे अनंतनाग झील हो, चाहे मानसबल झील हो, चाहे गंधारबल झील हो, जो भी झीलें हम लोग जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं, हिमाचल में चाहे रेणुका हो, चाहे चंद्रताल झील हो, तो हिमाचल में चंडीगढ़ में चाहे सुखना झील की बात हो, यूपी में चाहे फुलहर झील की बात हो, ये सारी झीलें हम लोग देखते चल जाएंगे। चाहे आपका असम में चपनाला झील की बात हो, मेघालय में उमियम झील की बात हो, मणिपुर में लोकटक झील की बात हो, उड़ीसा में हम लोग चिल्का झील की बात हो, आंध्रा में कोलेरू झील की बात हो, चाहे आंध्रा तमिलनाडु बॉर्डर में पुलिकर झील की बात हो, चाहे यहाँ पर बेम्बानाग झील की बात हो, चाहे आपका संस्थानम झील की बात हो, चाहे इसके अलावा चाहे यहाँ पर ये असमुदी झील की बात हो, चाहे लोनार झील की बात हो, चाहे नल सरोवर की बात हो, जो भी झीलें हम लोग देखेंगे सारी झीलें हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे, तब जाके हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। उसके बाद चूंकि बहुत सारे जलप्रपात जो हैं वो नदियों पे भी हैं और प्लस पहाड़ियों पर है, तो पहाड़ी पहले पढ़ चुके हैं, नदी भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए जो भी वाटरफॉल्स हमारे होंगे उन सारे वाटरफॉल्स पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। चाहे गैरसोप्पा हो, चाहे कुचकल जलप्रपात हो, सुन लीजिएगा, चाहे हुंडरू जलप्रपात हो, चाहे पायकारा जलप्रपात हो, जो भी जलप्रपात हमको मिलेंगे वो सारे जलप्रपात हम लोग यहाँ देख, कौन हमारा ऊंचाई पे है, कौन सबसे चौड़ा जलप्रपात, जल के आयतन वाला जलप्रपात है, जो भी हमारे, चाहे वो मधार हो, चाहे पुनीसा हो, चाहे गोकक हो, जो भी जलप्रपात हमारे यहाँ होंगे सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तब जाके हमारा अपवाह तंत्र का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। इस बात को आप लोग देखिएगा। इसके बाद देखिएगा अगला टॉपिक है मानसून। मानसून को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहला जलवायु एवं मानसून में अंतर, इस चीजों को समझेंगे। फिर भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक को जो प्रभावित करते हैं उनको समझेंगे, प्रभावित करने वाले कारक, इन पे डिस्कशन करेंगे, कौन कौन कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। फिर जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे तो मानसून की क्रियाविधि ये पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग मानसून का आगमन, किस तरह से भारत में मानसून आता है वो पढ़ेंगे, ये देखिएगा। फिर उसका विस्तार कैसे आगे बढ़ता है, फिर बीच में कैसे मानसून में विच्छेद होता है उसको पढ़ेंगे, फिर मानसून का निवर्तन, मानसून का वापस लौटना, ये सब टॉपिक को पढ़ेंगे। तब जाके हम लोग भारतीय मानसून को बेहतरीन समझ पाएंगे। और इस पर और जो कुछ और शब्द मैंने प्रभावित करने वाले कारक में लालीना हो, चाहे एल नीनो हो, चाहे डिटेस्ट्रीम हो, सबको डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, तब हम भारतीय मानसून को समझ पाएंगे। तो कहने पर यह है कि कम से कम हमारा 2 या 3 लेक्चर में हमारा भारतीय मानसून कंप्लीट होगा, तब हम लोग इसको देखेंगे। और भारतीय मानसून के बाद देखिए भाई भारतीय मृदा, इस टॉपिक को देखेंगे। तो भारतीय मृदा पहले भाई देखिए, जब हम लोग पढ़ें तो मृदा की परिभाषा, हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, मिट्टी कहते किसे हैं ये देखेंगे। फिर अगला मृदा का संगठन, कि मिट्टी मिलके किस किन तत्वों से मिलके बनी होती है परिभाषा के बाद। फिर मृदा की उत्पत्ति, कैसे मिट्टी की उत्पत्ति होती है। फिर मृदा की संरचना, मृदा यानी कि मृदा के अंदर जब जाएंगे तो किस तरह सॉइल प्रोफाइल है, किस तरह, ये सब लोग देखेंगे। फिर मृदा का प्रकार, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे यहाँ जो 8 प्रकार की महत्वपूर्ण मृदा उन पे डिस्कशन करेंगे। फिर मृदा की समस्या, भारतीय मृदा की क्या क्या महत्वपूर्ण समस्याएं, इन पे डिस्कशन करेंगे। फिर मृदा की समस्या का समाधान, कि समस्या का समाधान, ये देखें
इन सब पे हम लोग देखें, सॉयल हेल्थ कार्ड क्या होता है, कैसे क्या क्या, इन सब पे देखेंगे। तब जाके हमारा भारतीय मृदा वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। इन सब एक एक सेगमेंट को उठा उठा के हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके हम इसको कंप्लीट करेंगे। फिर भारतीय वनस्पति, देखिए हम लोग जब इस टॉपिक की बात करते हैं भारतीय वनस्पति में, तो हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति कहते किसे हैं ये पढ़ेंगे, ये टॉपिक। फिर वनस्पति के प्रकार, जब हम लोग प्रकार में पढ़ेंगे तो इसमें भी हम लोग देखिएगा सदाबहार है, पर्णपाती पतझड़ है, शुष्क है, पर्वतीय है और मैंग्रोव। ये सदाबहार जो लोग 3 तरह के हम लोग देखेंगे, एक 250 सेंटीमीटर से अधिक, एक 200 सेंटीमीटर से अधिक, एक 150 से लेके 200। पर्णपाती भी 2 तरह का रहेगा, एक 150 से 200, एक 100 से लेके 150, ये रहेगा। देखिए शुष्क जो रहेगा वो 70 के बीच में रहेगा। इसमें 3 तरह के रहेंगे, एक 35 से कम, एक 35 से 60, एक 60 से 70 सेंटीमीटर। पर्वतीय अलग है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, इसको हम लोग पढ़ेंगे। मैंग्रोव तो अलग अलग वनस्पति है। ये एक एक देखो, इसको भी हम लोग कहेंगे आर्द्र सदाबहार, इसको अर्ध सदाबहार, इसको शुष्क सदाबहार, इसको हम लोग कहेंगे आर्द्र पर्णपाती, इसको शुष्क पर्णपाती कहेंगे, इसको मरुस्थलीय वनस्पति कहेंगे या मरुद्भिद वनस्पति कहेंगे, इसको सवाना कहेंगे, इसको स्टेपी कहेंगे। पर्वतीय वनस्पति डिटेल में पढ़ेंगे, मैंग्रोव वनस्पति पढ़ेंगे। वनस्पतियों के जब प्रकार पढ़ेंगे तो एक एक सबको बकायदे मैप बनाकर, और इसके अंदर क्या क्या, कितनी वर्षा की मात्रा, ये सब इसके अंदर कौन कौन प्रजातियां हैं, कौन किस वनस्पति के अंदर क्या क्या था, चंदन कहाँ पर है, आपका मैग्नोनिया कहाँ पे है, लॉरेल कहाँ पे है, वाइटेलिया कहाँ पर है, सारा हम लोग इसी में देखेंगे, तब जाकर क्लियर होगा वनस्पति के प्रकार। उसके बाद देख लीजिएगा भाई हमारा इसमें टॉपिक रहेगा, इसमें वन के प्रकार। वन के प्रकार में हम लोग देखेंगे यहीं पर आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। 3 तरह के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड। रिजर्व के अंतर्गत इसमें बायोस्फीयर रीजन बनते हैं, बायोस्फीयर रीजन, ये सब देखिएगा। और किस तरह बायोस्फीयर रीजन के अंदर जाएंगे तो कोर एरिया है, बफर एरिया है, ट्रांस आपका जो मिशन वाला वो एरिया, वो हम लोग देखेंगे। संरक्षित वन के अंदर इसमें 2 चीज पढ़ेंगे, एक तो नेशनल पार्क, दूसरा सेंचुरीज, मतलब अभ्यारण्य। ये तो मान लीजिए ग्राम समाज की भूमि होती है, वो सब देखते हैं। तो इस तरह का हम लोग देखें तो हम लोग इसके अंदर ये पढ़ेंगे, देखिएगा। फिर वन रिपोर्ट पढ़ेंगे। इन सब के अलावा हम लोग देखिए यहीं पर हम लोग आर्द्र भूमि यहीं पढ़ लेंगे, और यहीं पे हम लोग प्रवाल के बारे में पढ़ लेंगे। प्रवाल क्या है, प्रवाल की दशाएं क्या है, प्रवाल आपका कोरल ब्लीचिंग क्या है, उसके कारण क्या, उन सबको हम लोग देखेंगे। तो इस तरह जब हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे तब जाके हमारे प्राकृतिक वनस्पति वाला जो टॉपिक है देखिएगा वो कंप्लीट होगा। तो ये हमारा देखिए पढ़ने का हमारा एक ढंग रहेगा, इसको देखेंगे। फिर भारतीय कृषि, एक एक मिनट, भारतीय कृषि देखिए, पहले कृषि के प्रकार देखेंगे। अब कृषि के प्रकार में एक ऋतु के हिसाब से देखेंगे, अब एक अन्य प्रकार, विविध प्रकार और अलग देखेंगे। तो खरीफ, रबी, जायद सब तो यहाँ देखेंगे। इन सब के अलावा यहाँ पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो मिक्स्ड एग्रीकल्चर क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है देखिएगा, वो देखेंगे। इसके अलावा हम लोग सघन कृषि क्या है, विरल कृषि क्या है, विस्तृत कृषि क्या है, कोऑपरेटिव कृषि क्या है, कॉर्पोरेट कृषि क्या है, स्थानांतरणीय कृषि क्या है, जिसको हम लोग झूमिंग कृषि कहते हैं, ये कृषि स्लैश एंड बर्ड कृषि किसी के हम लोग कहते हैं, वो सब ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर फसलें, फसलों में 2 तरह की खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें, इसको हम लोग नकदी फसलें कहेंगे। तो गन्ना हो, तंबाकू हो, ये सब लोग, नारियल, सब लोग ये व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। और खाद्यान्न में गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा सब खाद्यान्न फसलें। इनमें हम लोग जब पढ़ेंगे तो इनसे संबंधित संस्थान कौन कौन है देखिएगा भाई। तो एक तो पहले क्षेत्र, ये देखिएगा, फिर संस्थान कौन कौन है, प्रजातियां कौन कौन है, और फिर राज्य वाइज इनका उत्पादन, राज्यवार उत्पादन, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। यही हाल इसमें भी व्यापारिक फसलों में रहे, ये देखेंगे। फिर
इन सब के अलावा फिर देखिए भारतीय कृषि में हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, ये देखेंगे, इस टॉपिक को देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। यहीं पे हम लोग पढ़ने का पशुपालन पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर श्वेत क्रांति और विभिन्न प्रकार के जो पशुपालन वाले उद्योग, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे सुअर पालन हो, जितने भी सब हम लोग देखेंगे उस सब के बारे में देखेंगे। प्लस जो महत्वपूर्ण पशु हैं उनकी प्रजातियां और किस राज्य में पाए जाते हैं, कौन किसकी क्या प्रजातियां हैं वो देखेंगे। तब जाके हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट होगा, देखिएगा, तब हम जाके इसको कंप्लीट मानेंगे। ये टॉपिक हमारा हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा जब ये टॉपिक हो जाएगा फिर हम आ जाएंगे खनिज संसाधन में। तो खनिज संसाधन में देखेंगे हम लोग रिसोर्सेस में, तो दो तरह के इसको भागों में बांटेंगे, एक खनिज संसाधन, एक ऊर्जा संसाधन। एक खनिज संसाधन, एक ऊर्जा संसाधन। खनिज संसाधन के दो पार्ट रहेंगे, एक धात्विक, एक अधात्विक, ये देखेंगे। ऊर्जा संसाधन तीन तरह के रहेंगे, परंपरागत, गैर परंपरागत और वैकल्पिक, अल्टरनेटिव। ये देखिए अब किसके अंदर क्या क्या आते हैं सब वही डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको इससे अगर हम लोग यहीं पे देखिए, परंपरागत में जो हमारा जल विद्युत था, जो हमारा ताप विद्युत था, ये सब हमारा जो है इसमें रहेगा। गैर परंपरागत में हम लोग देखें सौर ऊर्जा हमारे पास आया, पवन ऊर्जा आई, सागरीय ऊर्जा आई, भूतापीय, सब गैर परंपरागत। वैकल्पिक ऊर्जा का मतलब इथेनॉल है, बायोडीजल है, इलेक्ट्रिक जो हमारे इलेक्ट्रिक इंजन आ रहा वो है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रेट गैस है, कोल बेड मीथेन है, ये सब हमारा जो सीएनजी है, ये सब हमारा वैकल्पिक ऊर्जा पढ़ेंगे। तो जब जाके इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे संसाधन। उसके बाद उद्योग में अगर हम लोग देखें तो उद्योग में देखिए कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग जो भी होंगे ये देखेंगे। पर जो अन्य उद्योग हैं जैसे कृषि उद्योग से सूती वस्त्र उद्योग जो कपास से जुड़ा हुआ देखिएगा, तो सूती वस्त्र उद्योग रहे, चाहे चीनी उद्योग हो, चाहे वो कागज उद्योग हो, सब हम लोग कहीं ना कहीं यहीं पर देखेंगे। चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, सारे उद्योग हमारे यहाँ हो जाएंगे। खनिज उद्योग में जितने भी हमारे लौह इस्पात उद्योग जो हमारे बड़े बड़े हैं बन रहे हैं वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अन्य उद्योग हम लोग देखेंगे तो भाई इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग, वो सब उद्योग हम लोग वहाँ देख लेंगे। यानी उद्योग या औद्योगिक पॉलिसी कब आ गई है, ये सब क्या है, विनिर्माण नीति की जो पॉलिसी है उसको क्या देखेंगे, वो सब हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। तब जाके इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं एक बेसिक अभी बता रहा हूँ, तो इसके अंदर जाएंगे तब आप देखेंगे कि इस पे हम लोग कितना आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने एक स्ट्रक्चर ये दिया कि दिमाग में आपके होना चाहिए जब हम लोग टॉपिक को पढ़ें तो ये आपके रहे। उसके बाद देखिएगा भाई परिवहन। परिवहन में अगर हम लोग देखें तो स्थल परिवहन यानी सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और रेलवे, ये टॉपिक देखिए इसमें डिस्कशन करेंगे। सड़क पे अगर हम लोग देखें तो जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं या जो भी नीतियां हैं NHDP चाहे जो भी हो उस पे पढ़ेंगे। इसके अलावा सड़क के प्रकार पे हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिएगा। उसके बाद एक्सप्रेस वे पे पढ़ेंगे, इन सब पे डिस्कशन करेंगे हम लोग सड़क परिवहन पे। अगर हम लोग जल परिवहन की बात करें देखिएगा भाई तो हम यहाँ पर सारे बंदरगाह पढ़ेंगे, ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ेंगे, राष्ट्रीय जैसे यहाँ पे नेशनल हाईवे था, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला हाईवे, ग्रामीण सड़कें वो पढ़ेंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ेंगे, ये देख लीजिएगा। और महत्वपूर्ण परियोजनाएं पढ़ेंगे, चाहे वो सेतु समुद्रम परियोजना हो, चाहे सागरमाला परियोजना हो, सारे प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ जल परिवहन में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण संस्थान जो जल परिवहन से जुड़े हैं उन सब संस्थानों को देखेंगे। ये देखिए वायु परिवहन में सारे हम लोग हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो भी हैं
इनके नाम किस कहाँ पर है, इन पे सवाल पूछा जाता है, ये देख लेंगे। कौन ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है, उन सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और रेलवे में देखिए कि भाई रेलवे का विकास, रेलवे गेज, ये जानेंगे, इंटरव्यू में खूब पूछा जाता है। उसके बाद जून के बारे में, उसके बाद हम लोग अलग से पढ़ेंगे। देखिए भाई कोंकण रेलवे, ये देखिए कुछ लग्जरी ट्रेनें हैं भारत में चलती हैं, उन पे डिस्कशन करेंगे। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है जलमार्ग। अभी देखिए अभी आपको पढ़ा होगा गंगा विलास, जो एक नया आपने देखा शुरू हुआ है, कहाँ से, बनारस से और जाएगा डिब्रूगढ़ तक। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट से और आगे चल के उधर से मिलेगा, हल्दिया से होते हुए जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा। लग्जरी ट्रेन के बारे में, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर बुलेट ट्रेन, मोनो रेल, रैपिड ट्रेन, ये जो इन सब के पढ़ेंगे, तब जाके हमारा परिवहन टॉपिक देखिए कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनजातियां। तो जनजातियों में हम लोग कौन निग्रेटो है, कौन प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, जो जनजातियों के अलग अलग हम लोग पहले तो देखें जनजातियों के प्रकार, मतलब मोटा मोटा उसका जो वर्गीकरण देख लेंगे बीएस गुहा के द्वारा, इसको ठक्कर बप्पा को जनजातियों को पिताजी कहा था, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर भारत में किस राज्य में कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं, कोनिया कहाँ पर है, नागा कहाँ पे है, लुसाई कहाँ पे, जो अलग अलग जनजातियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, खोन जनजाति कहाँ पाई जाती है, वाइगा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये अलग अलग जनजातियां हैं। आप खरवार जनजाति कहाँ है, तो ये सारी जनजातियां हम लोग देखेंगे, तब जाके हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह देखिए आज जो हम लोग का जो वीडियो है, जिसपे हम लोग डिस्कशन शुरुआत के पहले दिन कर रहे हैं, मैं बताना ये चाहता हूँ कि इंडियन ज्योग्राफी मात्र हम 2-4 पर्वत, पहाड़, मैदान जान जाने का नाम नहीं है। इस जो इंडियन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो हमको भारत के समान परिचय से लेकर हमको अंत में जनजातियों तक, यानी कि हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे नए टॉपिक, घाटियों पे सवाल बन रहे हैं, ग्लेशियर पे बन रहे हैं, दर्रों पे बन रहे हैं, इन सब के अलावा जो पशुओं के प्रजातियों पे बन रहे हैं, फसलों की प्रजातियों पे बन रहे हैं, संस्थानों पे बन रहे हैं, इन सब पे आपको फोकस करने की जरूरत है। इन सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तब जा कुछ करंट में जो सवाल बने उनको जब आप करेंगे तब जाके आप इन सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। अब वो नॉर्मल सवाल नहीं आते हैं, जो पहले बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता था, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, वो खत्म हो गया। अब आप पूछेगा आपका सुम्ब्रेरो चैनल पूछ लेगा, पंचाल चैनल पूछ लेगा, डंकन पास पूछ लेगा, सेंट जॉर्ज चैनल पूछ लेगा, प्राइस चैनल पूछ लेगा। अब ये सब पूछ लिया जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। अब द्वीप में हम लोग नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा, बेसिक चीजें हैं कि भाई जो बड़ा बड़ा चीज पूछा जाता था, किसको समुद्रपुत्र कहते, किसको क्या कहते। अब तो उसके अंदर कि निम्नलिखित में से अंडमान निकोबार में कौन से 3 द्वीप हैं जो प्रवाल निर्मित द्वीप। अब सोचिए ऐसा सवाल पूछा है, यानी कि अब कार निकोबार, पाल मिलो और चोरा पता रहेगा तभी आप जवाब दे पाओगे, तब आप उन पे आगे बढ़ पाओगे। अब वो चीजें नहीं रहेगा कि नॉर्मल। अब सवाल थोड़ा घुमा के पूछता है, कौन सा जो तट है अपने लैंगून के लिए फेमस। अब लैंगून जब आप पढ़ोगे झील में, तो लैंगून झील केरल में कि लैंगून झीलों को कयाल झील कहते हैं। लैंगून झील ऐसे जिनका एक हिस्सा समुद्र से जुड़ा रहता है सागर तक, उसमें कुछ खारा पानी आता रहे। इस तरह हम लोग देखें तो केरल में लैंगून बहुत है, तो इसलिए मालाबार तट को लैंगून तट या मसालों तक, इस तरह थोड़ा सा मतलब घुमाएगा। नॉर्मल नहीं पूछे, जो नॉर्मल पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब जो भी सवाल बनेंगे एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो हमारा कल से सिलेबस शुरुआत होगा, पहला टॉपिक होगा भारत का सामान्य परिचय। लगभग 2 या 3 वीडियो हम लोग उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। बड़े वीडियो में 2 में कर लेंगे, छोटे होंगे तो हम लोग 3 में कर लेंगे। उसमें हम लोग बेसिक हर चीज समझेंगे, भारत के नाम, उसका पूरा जब हम लोग विस्तार देखिए 8 डिग्री चैनल से 8 डिग्री 4 मिनट से 37.6 तक, यहाँ पर 62.7 से 97.25 तक। उसके बाद उत्तर दक्षिण विस्तार 32-14-1937, उसका कुल क्षेत्रफल 6100, कुल जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, टोटल जो सवाल बनेगा, चारों बिंदु कौन कौन है, फिर राजस्कार करके जाती कहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है, जो भी सवाल बनेंगे एक एक चीज कवर करके भारत कौन सा राज्य
अंतः स्थलीय राज्य हैं, कौन से राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, सीमाओं के नाम क्या क्या हैं, उनके भारत में जो सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय देश है उनकी लंबाइयाँ सीमाओं क्या हैं, ये सब एक एक को हम लोग देखेंगे, तब जाके हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो कल से हम लोग आते हैं सिलेबस के पहले टॉपिक पे, जिसका नाम रहेगा भारत का सामान्य परिचय। आज का वीडियो मात्र ये बताने के लिए है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं और किस क्रम से पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, किस क्रम पढ़ने, हम लोग उस पर डिस्कशन कर लिए हैं। अब कल से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सारे लोग, जो भी आप सब लोग हों, अच्छे से जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप लोग कम से कम 3-4 अलग अलग जो है आप लोग एटलस ले लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का, मैकमिलन का, जो भी आपको अच्छे लगे अलग अलग एटलस ले लीजिएगा और प्रयास करिएगा कि जो चीज़ें हम लोग डिस्कशन करें इनको मैप में आप लोग जरूर ढूंढें। इसके अलावा खाली मैप ले लीजिएगा इंडिया, कुछ पॉलिटिकल मैप रहें, कुछ फिजिकल मैप रहें, पॉलिटिकल मैप ज़्यादा रहें, क्योंकि राज्य वाइज जब आप बनाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं यमुना नदी, तो यमुना नदी जब निकलती है उत्तराखंड से तो हल्का सा हिमाचल भी जाती है, लोग नॉर्मल उत्तराखंड से सीधा यूपी ले आते हैं। तो जब मैप बनाएंगे तो देखेंगे कैसे हिमाचल से भी होके आ रही है। तो जब आपका पॉलिटिकल मैप में हम लोग थोड़ा फिजिकल चीज़ें दिखाते हैं, यानी नदियाँ, पर्वत, पहाड़, झीलें, थोड़ा आपको और बेहतर कॉन्फिडेंस बनता है। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि अच्छी मैपिंग करिए, जैसे टॉपिक हो उसको मैपिंग करते चले जाइएगा और खूब मैप करिए। जितनी मैपिंग करेंगे, जितना एटलस पे वर्क करेंगे, जितना टॉपिक और जो भी मैटर में बताऊँगा आपको, शुरुआत में भारत के समान परिचय से लेकर जनजाति तक प्रत्येक मैटर आपको पूरा प्रिंटेड मैटर और बेहतरीन मैटर अच्छे ढंग से मैंने खुद कम से कम 8-10 किताबों से मिला के बनवाया है। पूरा मैटर आपको मिल जाएगा। कुछ मेहनत आपको लिखने में नहीं बहुत करनी है, जो बोर्ड में बैठे उसकी ग्राफिंग कर लेना है, उसकी सिनॉप्सिस बना लेना है, उस पर वर्कआउट करना है और मैपिंग करना है। जो मैं लगभग बोलूँगा उसका 90% हिस्सा आपको प्रिंटेड मिल जाएगा। कुछ हिस्सा जो आपको नहीं होगा वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा उसी में। तो मैटर के बिहाफ पे आपको एकदम परेशान नहीं होना है, वो पूरा आपको कंप्लीट तो साथ साथ टॉपिक वाइज होता चला जाएगा। मैपिंग करिए, अच्छे से मेहनत करिए और जैसे टॉपिक खत्म हो वैसे ही आप लोग उस टॉपिक से पूछे गए जितने भी सवाल हैं आज तक उन सब पे डिस्कशन कर लीजिएगा। वो सारे सवाल आपके अपने आप देखिएगा, उनमें आप 90% का 95% ऊपर सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे। 5% में थोड़ा लॉजिक दिमाग लगाना होगा, वो भी लगा लेंगे, वो भी सही हो जाएगा और इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम हॉल में बैठिए और निस्संदेह जब आप इतनी मेहनत किए होंगे, टॉपिक पर तैयारी किए होंगे, तो आपके एग्जाम हॉल में भी वही चीज़ें दिखेंगी, आपके आंसर सही होंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो हम लोग आज जो है टॉपिक अपने जो है सिलेबस के डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। कल से हम लोग आते हैं टॉपिक में और डिटेल्स टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद।